हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कि इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है। और मेनली जो है सो हर एग्ज़ाम्स में, एकेडमिक एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें स्कूल्स के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्कूल्स ऑफ लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो द वेरियस थ्योरीज ऑफ लॉ को हम लोग देखेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ के जनक कौन है, तो ह्यूगो ग्रोटियस जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के आपके जनक हैं। आप लोगों को पता ही होगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट कर दो इस चैनल को, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट पे ही हैं हम। नेक्स्ट, भूमिका, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हो वो स्टूडेंट नोट्स लिखना, क्योंकि नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं, और एग्जामिनेशन के समय 2-3 बार वीडियोस देख लेना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे, ठीक है। मैं पढ़ते जाता हूँ क्योंकि मेरे नोट्स में कभी कभी कुछ गलती, माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि बच्चों को लिखने में दिक्कत ना हो। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि किसी न किसी नियम पर आधारित है। जब मनुष्य समाज और राज्य में ना था तब नियम का अभाव था, लेकिन नियम के अभाव में मनुष्य का जीवन दुखदायी था। जैसा कि हॉब्स ने अपने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन का भयावह चित्र उपस्थित किया है। उसका कथन है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में बिना समाज और राज्य के रहता था। ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि हॉब्स का क्या वक्तव्य था। तो हॉब्स का वक्तव्य यही था कि वो जो है सो मनुष्य जो है वो प्राकृतिक अवस्था में बिना समाज और बिना राज्य के रहता था। किसी प्रकार का नियम कानून नहीं था, इसलिए ह्यूमन लाइफ बिकेम सॉलिटरी, पुअर, ब्रूटस, नेस्टी एंड शॉर्ट। आगे चलकर राज्य समाज की स्थापना की गई और नियम का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार मनुष्य का जीवन निर्देशित होने लगा। मानव समुदाय के लिए नियम या कानून का रहना अति आवश्यक है। उसके अभाव में सामाजिक जीवन संभव नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाते हो या कॉलेजेस में जाते हो या फिर कोई भी संस्थान में जाते हो, आप एक समाज में रहते हो। तो समाज में रहते हो तो आपको कोई ना कोई नियम जो है सो फॉलो करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इस आधुनिक युग में जबकि मानव जीवन काफ़ी जटिल हो गया है और नाना प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है, ऐसी स्थिति में सामान्य नियमों का रहना अति आवश्यक है। इसके बाद हम लोग कानून का अर्थ देखते हैं, द मीनिंग ऑफ लॉ। अंग्रेजी भाषा में कानून का पर्यायवाची शब्द लॉ है। गिलक्रिस्ट ने इस लॉ शब्द की उत्पत्ति पुरानी ट्यूटन जर्मन भाषा के लैग धातु से माना है। लैग का अर्थ है वह जो स्थिर और सर्वत्र समान रहे, ठीक है, समथिंग विच लाइज फिक्स्ड और इवनली। अंग्रेजी में लैग का अर्थ है वह जो एक सा रहे, डैट विच इज यूनिफॉर्म, सार्वभौम जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैकाइवर। मैकाइवर ने कानून शब्द का प्रयोग काफ़ी व्यापक अर्थ में किया है। उसके अनुसार उसका शासन मूर्त है, विधि सर्वव्यापी है। जहाँ कभी भी जीवन है, जहाँ कहीं भी होगा, जहाँ कहीं होगा, कभी नहीं होगा, कहीं भी जीवन है, वह सर्वव्यापी कानून है और प्रत्येक प्रकार के जीवन के अनुरूप कानून भी है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कोटेशंस एग्जाम में लिखते हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में कोटेशंस की व्यवस्था की है। तो लॉ इन द ब्रॉडर सिग्निफाइज इन इट रीगेन्स एवरी वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स देयर आर यूनिवर्सल लॉ ऑफ दिस लाइफ एंड फॉर ईच फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। अब कानून के विभिन्न सिद्धांतों को बारे में देखेंगे कि कानून के विभिन्न सिद्धांत क्या है। तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लॉ और मॉडर्न स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस।
कानून के संबंध में विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं, जिसके कारण कानून के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और सबका अपना अपना कानून के संबंध में दृष्टिकोण है। निम्नलिखित प्रकार के कानून के सिद्धांत राजनीति विज्ञान में विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट स्कूल्स को देखेंगे, स्कूल ऑफ लॉ को देखेंगे, जो कि आपके टोटल 5 है। पहला आपका द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, सेकेंड है द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, तीसरा है द फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ, चौथा है द कंपैरेटिव स्कूल ऑफ लॉ और पांचवा है द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो हर बार एमए के एग्जाम्स में इंटरनेशनल लॉ में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। स्कूल ऑफ लॉ के बारे में जरूर पूछेगा। स्कूल ऑफ लॉ के जगह पे ज्यूरिस्प्रूडेंस भी लिख सकता है। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी लिखता है, द एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस तरीके से भी लिख सकता है। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें द एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बोल दीजिए या द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ बोल दीजिए। कानून के विश्लेषणात्मक संप्रदाय के मुख्य जनक जॉन ऑस्टिन है। उसने हॉब्स और अपने गुरु बेंथम से प्रेरणा ग्रहण की। उसका कथन है कि कानून आदेश होता है जो बड़े अधिकारी द्वारा छोटे को दिया जाता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक स्कूल क्या बोल रहा है? विश्लेषणात्मक स्कूल ये बोल रहा है कि ये जो है सो अपर लेवल का जो पदाधिकारी है वो अपने निचले पदाधिकारी को दे रहा है, उसी को कानून बोल दिया। कि हमेशा से कानून क्या है? जो उच्च से नीच की ओर जा रहा है, जो बड़े बोल दे रहे हैं वही छोटे फॉलो कर रहे हैं, वही कानून बन जा रहा है उस जगह का। ठीक है, टू हिम लॉ इज अ कमांड गिवन बाय अ सुपीरियर टू एन इंफीरियर एंड इन्फोर्स्ड बाय मटेरियल सैंक्शंस। उनके लिए कानून एक वरिष्ठ द्वारा एक निम्न को दिया गया आदेश है और भौतिक प्रतिबंधों द्वारा लागू किया जाता है। ऑस्टिन का कथन है कि प्रत्येक पॉजिटिव लॉ सार्वभौम के द्वारा बनाया जाता है और जो कोई उस कानून का उल्लंघन करता है उसे उचित दंड दिया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक संप्रदाय वाले कानून को श्रेष्ठ मानव की आज्ञा मानते हैं। जो आपका श्रेष्ठ होगा समाज में, वो जो बोल दिया वही आपका उस समाज के लिए कानून हो गया। ठीक है, श्रेष्ठ मानव जो कुछ आज्ञा दे वही कानून है। जो कोई श्रेष्ठ मानव की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह दंड का भागी होता है। द एनालिटिकल स्कूल thus lays emphasis that the sovereign gives command and what he commands is law and disobedience to its command meets with punishment। ये आपका कोटेशंस जो है वो आपको एग्जामिनेशंस में लिखना है। विभिन्न आलोचकों ने ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा की कटु आलोचनाएं की हैं, जिनका उल्लेख हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। अगर इसमें आप जो है सो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्रिटिसिज्म भी मैंने कर दिया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में। अगर मेरी मेहनत पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और किस स्कूल किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो वो जरूर बनाना। पहला आपका डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ सुपीरियर। ऑस्टिन ने किसी श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश को कानून माना है जो पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं दिख पड़ता है। प्रजातंत्र में श्रेष्ठ अधिकारी का पता लगाना कठिन है, क्योंकि इसमें संप्रभुता संसद या जनता के हाथों में रहती है और कानून का निर्माण भी संसद ही करती है। अतएव इस दृष्टिकोण से यदि एनालिटिकल स्कूल का अध्ययन किया जाए तो वह उचित नहीं दिख पड़ता है। आपका पहला क्रिटिसिज्म। सेकंड है नेग्लिजेंस ऑफ कस्टम्स एंड कॉन्वेंशंस, रीति रिवाज या परंपराओं की उपेक्षा। ऑस्टिन ने कस्टम और कॉन्वेंशन को कानून का आधार नहीं बतलाया है, लेकिन यह मालूम होना चाहिए कि कानून का एक बहुत बड़ा स्रोत कस्टम एंड कॉन्वेंशन है। ये आप मेरे वीडियोस देखिएगा सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो उसमें मैंने कस्टम्स एंड कॉन्वेंशंस के बारे में डिटेल्ड वे में बताया है। समाज के कस्टम्स और कॉन्वेंशन ही आगे चलकर कानून का रूप लेते हैं। इंग्लैंड में संपूर्ण शासन व्यवस्था
कस्टम और कॉन्वेंशन पर ही आधारित है। ऑस्टिन ने उसकी उपेक्षा की है। ठीक है, थर्ड देखते हैं तो संप्रभु शक्ति पर मतभेद। कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस ओवर सॉवरेन पावर। ऑस्टिन ने कहा है कि सार्वभौम शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होगी या समुदाय के बीच होगी, लेकिन उसने डी ज्यूरे राइट्स एंड डी फैक्टो राइट्स में मतभेद है या नहीं, या दोनों एक है, इस संबंध में वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता है। डी ज्यूरे राइट्स और डी फैक्टो क्या होता है? डी ज्यूरे और डी फैक्टो। डी ज्यूरे जो है, डी ज्यूरे के बारे में अगर हम बात करें तो डी ज्यूरे क्या है कि कानून पर आधारित मान्यता, कानून पर आधारित मान्यता को हम लोग डी ज्यूरे बोलते हैं। मतलब वैसी प्रथा जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, वैसी प्रथा जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो वास्तविकता में फॉलो की जा रही हो या नहीं की जा रही हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर कानूनी रूप से वो मान्यता प्राप्त है वो प्रथा, तो उसको हम लोग डी ज्यूरे के श्रेणी में रखेंगे। और डी फैक्टो क्या हुआ? डी फैक्टो का मतलब होता है तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित। इट मीन्स वैसा प्रथा जो कि वास्तविकता में फॉलो किया गया है, फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसको कानून में कोई जगह नहीं है। ठीक है, मतलब उसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वास्तविकता में वो जो है सो समाज में वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, आई होप डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो आप लोगों को समझ में आया होगा। फोर्थ, क्रिटिसिज्म बाय सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने ऑस्टिन के कानून संबंधी विचार की आलोचना की है। उसका कथन है कि प्रत्येक कानून को श्रेष्ठ अधिकारी का आदेश बतलाना उचित नहीं है। वस्तुतः सभी कानून को एक श्रेष्ठ अधिकारी का आदेश मान लेना गलत है। जैसा कि उसने कहा है, सर हेनरी मैन। किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हो ये वीडियो, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना और सब्सक्राइब करो चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं, इस फैमिली को आगे बढ़ाओ। सर हेनरी मैन characterizes Austin's method of assimilating the common law to a command as a mere artifice of speech and a mere straining of language। जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में लिखना है कोटेशन, वो यहाँ से उतार सकते हैं। वस्तुतः ऑस्टिन एक न्यायवेत्ता था और उसने कानून की परिभाषा उसी संदर्भ में दी है। यदि उसकी परिभाषा का मूल्यांकन एवं लीगल थ्योरी के रूप में किया जाए तो वह ठीक है, लेकिन प्रजातंत्रीय रूपों में उसकी परिभाषा सही नहीं है। ठीक है, प्रजातंत्र में तो सही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो है सो संसद कानून बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक सुप्रीम पावर तो है नहीं यहाँ कि उसकी वो जो बोल देगा वही हो जाएगा। जैसे राजतंत्र में आपका होता था या डिक्टेटरशिप में होता था कि कोई एक बोल दिया वही कानून हो गया, क्योंकि कानून के निर्माण में जनमत और जन समूह का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। ऑस्टिन ने उसकी उपेक्षा की है। जैसे सैट ने कहा है कि द मेन डिफेक्ट ऑफ ऑस्टिन वाज दैट ही erred in thinking of the influence of masses as negative rather than positive। ऑस्टिन का मुख्य दोष यह था कि उसने जनता के प्रभाव को सकारात्मक के बजाय नकारात्मक मानने की गलती की। बहुत मेहनत से नोट्स बनाता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ। आप लोग सपोर्ट करो इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को। गैटलेन भी कहा है कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्री कानून को प्रगतिशील समझने की अपेक्षा स्थिर पदार्थ समझते हैं और वे इसके ऐतिहासिक क्रमिक विकास में भी अभिरुचि नहीं रखते हैं। फलस्वरूप कभी कभी वे समुचित विषय वस्तु की परीक्षा किए बिना ही निरपेक्ष निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न आलोचकों ने एनालिटिकल स्कूल की आलोचना की है, क्योंकि ऑस्टिन ने कानून का आधार केवल श्रेष्ठ मानव की आज्ञा ही बतलाया है। इट मीन्स एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपका सिर्फ क्या बता रहा है कि जो सुप्रीम पावर है वही जो बोल देगा वही आपका कानून हो जाएगा। तो ये जो है सो
अब प्रजातंत्र में पॉसिबल नहीं है, ये आपका डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है, ये आपका एरिस्टोक्रेसी में पॉसिबल हो सकता है, डिक्टेटरशिप में आपका पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता है। कमांड इज द लॉ, लेकिन कानून के निर्माण में वस्तुतः अनेक साधनों का हाथ रहता है, जिसमें रीति रिवाज, अभिसमय, धर्म, न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, कानूनी पुस्तकें आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। अतः द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ इज वन साइडेड, डिफेक्टिव एंड हैविंग पार्शियल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। कानून का विश्लेषणात्मक स्कूल एक तरफा, दोषपूर्ण है और कानून के विज्ञान के विकास के लिए आंशिक दृष्टिकोण रखता है। तो आई होप द एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, यहाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी लिख सकते हो, लॉ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कानून के ऐतिहासिक स्कूल। कानून का दूसरा संप्रदाय ऐतिहासिक है, अर्थात उसे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ से संबोधित किया जाता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की उत्पत्ति जर्मनी में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके सबसे बड़े प्रतिपादक फ्रेडरिच वॉन सैविग्ने हैं। सर हेनरी मैन ऐतिहासिक संप्रदाय के मुख्य समर्थक हैं। ऐतिहासिक संप्रदाय के अनुसार कानून किसी श्रेष्ठ मानव की आदेश नहीं है, बल्कि कानून समाज में पाई जाने वाली रीति रिवाज, परंपरा और आदत का प्रतिफल है। ठीक है, जो आपका सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसी आधार पर ये मेनली जो है सो जो आपका शुरू से समाज बना हुआ है, जो आपका रीति रिवाज फॉलो कर रहा है, जो आपका परंपरा फॉलो कर रहा है, उसी को कानून का रूप आगे चल के दे दिया जाता है। ये आपका हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है। द हिस्टोरिकल स्कूल रिगार्ड्स द पीपुल themselves as law makers through the formation of habits, customs and traditions। ठीक है, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में कोटेशंस हैं। इसके पीछे कोई राज्य की शक्ति नहीं होती है, बल्कि समाज में लोग अपनी इच्छा अनुकूल कानून का पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जनता अपने स्वभाव और आदत के कारण कानून का पालन करती है। हेनरी मैन का कथन है कि कोई भी कानून तब तक सफल नहीं होता जब तक कि संपूर्ण जनता उसकी स्वीकृति नहीं देती और उसका पालन नहीं करती। No rule of law was ever successful or even ever endured unless it received practical general acceptance among the whole body of people। ठीक है, हॉब्स और ऑस्टिन ने शासक की आज्ञा को कानून बतलाया है जो गलत है। हॉब्स और ऑस्टिन जो है सो आपके एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के समर्थक थे, तो इन्होंने शासक की आज्ञा को कानून बतलाया है। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि जो परंपरा फॉलो करते आ रहे हैं, जो रीति रिवाज फॉलो करते आ रहे हैं, जो आदतें समाज में हैं, उसी को आगे चल के कानून का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखिएगा। ऐतिहासिक संप्रदाय में प्रतिपादक कानून की व्याख्या करने के लिए प्राचीन समाज की व्याख्या करते हैं। उन लोगों का कथन है कि प्राचीन समाज में कोई सार्वभौम सत्ता नहीं होती थी और लोगों का आचरण परंपरावादी नियम के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता रहता था। द कंडक्ट ऑफ द पीपुल वॉज गवर्न बाई कस्टमरी रूल्स एंड दे वेयर रिजिडली ओबेड बाई them, notwithstanding the absence of any command of the sovereign। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, मेरे नोट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज नोट्स है। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। उन लोगों का आगे कहना है कि मानव स्वभाव में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कस्टम के आधार पर ही उनका आचरण निर्देशित होता रहता है। ह्यूमन नेचर इज नॉट लाइकली टू अंडरगो आर्टिकल चेंज एंड देयरफॉर दैट टू विच वी गिव द नेम ऑफ लॉ हैज़ बीन एंड स्टिल इज एंड फॉरएवर कंटिन्यूज टू बी कस्टम।
प्रतिपादकों का कहना है कि कोई भी सार्वभौम सत्ता कस्टम को ठुकरा नहीं सकती है। कानून के निर्माण में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। अतएव ऐतिहासिक संप्रदाय के प्रतिपादकों के अनुसार लाइफ इज सेल्फ क्रिएटेड एंड सेल्फ एग्जीक्यूटेड, अर्थात कानून का निर्माण स्वतः होता है। राज्य का काम कानून का निर्माण करना नहीं है, बल्कि समाज में प्रचलित नियमों और रीति रिवाजों को लागू करना है। किस स्कूल किस कॉलेज से देख रहे हो, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से थोड़ा मुझे मोटिवेशन होता है। द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज नॉट टू क्रिएट लॉ बट टू रियलाइज एंड इन्फोर्स इट। जो समाज में जो चल रहा है, रीति रिवाज जो चल रहे हैं, उसी चीज़ को जो है सो आपका लॉ का फॉर्म दे देना, यही आपका कर सकता है स्टेट। सच पूछा जाए तो कोई भी कानून निर्माण करने वाली संस्था कस्टमरी लॉ का उन्मूलन नहीं कर सकता है। नो लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी वॉट एवर बी द एक्सटेंट ऑफ इट्स लीगल पावर कैन मेक और एब्रोगेट कस्टमरी लॉ। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक संप्रदाय वाले कानून का आधार कस्टम, हैबिट्स और कॉन्वेंशन मानते हैं। ठीक है, जैसा कि एनालिटिकल स्कूल में क्या माना था, एनालिटिकल स्कूल में यह माना था कि जो सुपीरियर होगा वही जो बोल देगा वही इन्फीरियर को मानना पड़ेगा, वही लॉ हो गया। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर जो है सो पास्ट को देखते हुए कस्टम, हैबिट और कॉन्वेंशन जो आपके पास्ट में हुए हुए जो समाज में चलते आ रहे हैं, उसी को जो है सो लॉ का फॉर्म दे दिया जाता है। नेक्स्ट आलोचना की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक संप्रदाय में अपूर्ण और एकांगी सिद्धांत है, क्योंकि उसने केवल कस्टम और हैबिट पर जोर दिया है, अन्य साधनों की उपेक्षा की है। सत्य यह है कि कस्टम और हैबिट कानून का एक आधार है, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं। थर्ड बात करें, द फिलॉसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानून का दार्शनिक स्कूल। कानून के संबंध में तीसरा सिद्धांत दार्शनिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रतिपादकों का कहना है कि भूत में कानून का क्या रूप था और वर्तमान में कानून का क्या रूप है, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये वर्तमान और भूत दोनों को नकारता है। ये जो है फिलॉसफिकल जो स्कूल है, ये वर्तमान और भूत दोनों को नकारता है। दार्शनिक लोग न्यायपूर्ण कानून पर जोर देते हैं और भविष्य में ये कैसा हो, इसके अतिरिक्त यह कानून नैतिकता से अधिक संबंधित होता है। अतएव दार्शनिक संप्रदाय वाले कानून के भूत और वर्तमान रूप की उपेक्षा करते हैं तथा भविष्य में कानून कैसा हो इस पर अधिक बल देते हैं। ठीक है, दार्शनिक संप्रदाय क्या करता है, दार्शनिक जो आपका संप्रदाय है वो बोलता है कि भूत में क्या था क्या नहीं था उससे मतलब नहीं है, वर्तमान में क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य की बात करता है और भविष्य के हिसाब से कानून को बनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो संविधान बना है वो भीमराव अंबेडकर ने बनाया, तो हमारे वकीलों ने संविधान बनाया, तो वो संविधान इस तरीके से बनाया गया कि भविष्य में क्या क्या हो। तो इसलिए ये जो फिलॉसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है समर्थक, ये लोग जो है सो भविष्य को देखते हैं, भूत और वर्तमान को नहीं देखते हैं। ठीक है, द फिलॉसफिकल स्कूल इज नॉट कंसर्न्ड विथ व्हाट द एक्चुअल लॉ ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज। देयर एफर्ट इज टू डेवलप द आइडिया ऑफ जस्टिस एज एन एथिकल प्रिंसिपल एंड कॉन्सिक्वेंटली टू क्रिएट एन आइडियल सिस्टम टू लॉ। अठारहवीं शताब्दी में इसके प्रतिपादकों ने लॉ ऑफ नेचर पर बल दिया। 19वीं शताब्दी में वर्तमान कानून के आध्यात्मिक रूप से वाद विवाद किया गया और एक एक कानून की पूर्ण पद्धति कैसे बनाई जाए इस पर विचार किया गया। 20वीं शताब्दी में उन लोगों ने सामाजिक न्याय के आधार पर कानून का निर्माण करना चाहा। ठीक है, 18वीं का बता दिए, 19वीं का बता दिए और ये 20वीं का बता दिए। इसको पॉइंट आउट करके भी आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अब इसकी आलोचना हम लोग देखते हैं। दार्शनिक संप्रदाय के प्रतिपादक हमेशा कानून को एक भावात्मक वस्तु के रूप में देखा, जो उसकी सबसे बड़ी त्रुटि है।
इस संप्रदाय के मानने वाले भी आंशिक रूप से कानून की व्याख्या की है। थर्ड, वस्तुतः कानून पद्धति के निर्माण में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का अध्ययन करना आवश्यक है। यह संप्रदाय अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इसे कानून का सही आधार नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट चौथा है द कंपैरेटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी द कंपैरेटिव स्कूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। तो कानून के संबंध में एक तुलनात्मक संप्रदाय है। इसके प्रतिपादकों का कहना है कि सभी लीगल सिस्टम वर्तमान और भूत के तुलना करने के बाद कानून की एक नई पद्धति का अन्वेषण किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है सो आपका भूत और वर्तमान में जो भी आपका कानून है या जो भी सिस्टम चल रहा है उसकी तुलना की बात करता है कि उसको जो है सो तुलना करने के बाद, उसको कंपेयर करने के बाद हम भविष्य में कैसा कानून बनाएं जो भविष्य के लिए काम में आए। ठीक है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंपैरेटिव स्कूल बिलीव दैट by examining and comparing all the legal systems past and present they can arrive at more reliable generalizations। वस्तुतः यह संप्रदाय भी दूसरे सामाजिक शास्त्रों पर सामग्री के लिए निर्भर करता है। इसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थीं और कानून के क्षेत्र में इसका कुछ योगदान भी रहा है, लेकिन तुलना ही केवल कानून का आधार नहीं बतलाया जा सकता। यह एक साधन हो सकता है, लेकिन सर्वे सर्वा कानून का निर्माण करता नहीं। पांचवा है आपका द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानून का समाजशास्त्रीय स्कूल। कानून के समाजशास्त्रीय संप्रदाय के मुख्य प्रतिपादक डगविट, क्रैबी और लास्की हैं। उन लोगों ने कानून के पुराने संप्रदाय को व्यर्थ बतलाया है। उन लोगों का कथन है कि कानून का निर्माण कोई मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था नहीं करती है, बल्कि समाज के अंतर्गत कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं जो समय पर कानून का निर्माण करती हैं और जिसका पालन समाज की जनता करती है। इट मीन्स ये जो है सोशोलॉजिकल क्या बोल रहा है कि एजेंसियां होती हैं या गवर्नमेंट्स होते हैं जो आपका कानून बना दिए, उस कानून को जो है सो पूरा समाज फॉलो अप किया। ठीक है, वीडियो को वायरल कीजिए, आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है मेरे लिए। बहुत सालों से मैं आप लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नोट्स बना करके। ठीक है, जो इंग्लिश में लिखते हैं कोटेशन वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिखेंगे। मैंने दोनों के लिए व्यवस्था यहाँ पर कर दिया है। मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे चैनल को, सिर्फ वीडियोज़ वायरल कर दोगे और कमेंट जरूर करना। उन लोगों का आगे कहना है कि समाज के सभी प्रकार के निर्णय या आदेश कानून का रूप नहीं लेते, बल्कि कानून का रूप लेने के लिए अन्य विशेषताओं का होना आवश्यक है। ड्यूगेट का कानून के संबंध में कहना है कि लॉ इज द नेम फॉर द रूल्स ऑफ कंडक्ट विच मेन ऑब्जर्व वाइल लिविंग इन सोसाइटी। अर्थात जनता कानून का पालन इसलिए नहीं करती है कि उसके पीछे दंड है, बल्कि इसलिए करती है चूंकि सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिसके अभाव में सामाजिक जीवन संभव नहीं है। आई होप मेरी मेहनत आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट दे के जाए, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। जो हिंदी में कोटेशन लिखते हैं हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में। लॉ आर ओबेड नॉट बिकॉज दे आर कमांडेड एंड आर accompanied by punishment, but because they are the conditions of social living. Without obedience to these rules, life is not worth living. ठीक है, ड्यूगेट का कथन है कि सभी व्यक्ति ऐसे नियमों से सचेत हैं जो उनके सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट से कानून का पालन करता है। ड्यूगेट का कथन है कि कानून के पीछे शक्ति मनोवैज्ञानिक है। समाजशास्त्रीय संप्रदाय के दूसरे प्रतिपादक
क्रैबी हैं, उनका कथन है कि कानून की उत्पत्ति का मुख्य स्थल मनुष्य की भावना है या उसके अधिकार की भावना। क्रैबी एक्सप्लेन्स लॉ अकॉर्डिंग टू द सोर्स from which it springs. It is the sum total of all those rules, general or particular, written or unwritten, which spring from Mary's feeling or sense of rights. क्रैबी ने राज्य के संप्रभु के सिद्धांत को अस्वीकृत किया है। क्रैबी ने कानून को व्यक्तिगत मापदंड पर आंका है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय देने वाला प्रत्येक मनुष्य है। कोई दूसरी सत्ता इस संबंध में निर्णय नहीं दे सकती। इसका पालन इसलिए किया जाता है कि वह न्यायपूर्ण और हितकारी होता है। लॉ इज देयरफॉर व्हाट इज जस्ट एंड गुड फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एंड जजमेंट। इट इज नॉट अ मैटर of external legal authority but an internal human matter. It is obeyed because it is just and good and not because of fear of punishment which its obedience involves. हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा, नोट्स लिखिएगा जरूर से, नोट्स ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं लिखेंगे। इस प्रकार क्रैबी ने कानून का मुख्य आधार व्यक्ति की भावना या अधिकार की चेतना को बतलाया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के तीसरे प्रतिपादक लास्की हैं। लास्की का कथन है कि मनुष्य कानून का पालन इसलिए करता है कि उसके द्वारा मनुष्य की इच्छा की संतुष्टि मिलती है। कानून मनुष्य को अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। लास्की ने कहा है कि पीपुल ओबे इट एज इट सेटिस्फाई देयर डिजायर्स। वह कानून की परिभाषा इस प्रकार देता है, ए गुड लॉ इज अ लॉ विच हैज as its results the maximum possible satisfaction of desire. इस प्रकार लास्की ने कानून को व्यक्तिगत चीज बतलाया है। यद्यपि समाजशास्त्रीय संप्रदाय में लोग कानून के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण प्रकट करते हैं, लेकिन सभी एक मत से स्वीकार करते हैं कि कानून समाज की देन है और वह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आई होप मेरे वीडियोस को समझ में आया हो। आप लोगों को अगर बेनिफिट लगा हो तो आप लोग मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के लिए नोट्स लाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स में अगर और भी नोट्स चाहिए तो मैं बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप मेरे वीडियोस को वायरल करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ बना रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।